Hello everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So today we are going to explore the chapter number 4 of class 12th political science, which is India's external relations. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, नैम, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। अच्छा, लास्ट 3 चैप्टर्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे इंडिया यूनाइट हुआ, कैसे डेमोक्रेसी बनी और कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अपन ने लास्ट 3 चैप्टर्स में ये सब देखा। तो अब वो जो 4th चैप्टर है इसमें अपन देखेंगे इंडिया के बाहर का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये इंडिया के बाहर का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 में। आगे समझ में। सो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अपन इंडिया के बाहर का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे अब। ठीक है, जो कि कोल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। ठीक है, तब क्या हो गया था, वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कोल्ड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद में वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो जो वेस्ट वाला है ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ठीक है, जो वेस्ट वाला है वो यूएसएसआर वाला ब्लॉक था। ठीक है, और ईस्ट जो है वो यूएसएसआर वाला था। आगे समझ में। वेस्ट और ईस्ट, मेरी राइटिंग में मत जाना भी, क्योंकि आप बस समझो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने के बाद में जो वर्ल्ड था जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो था वेस्ट वाला ब्लॉक, एक था ईस्ट वाला ब्लॉक। वेस्ट वाला ब्लॉक कौन सा था, वो यूएस का ब्लॉक था। ठीक है, यूएस या यूएसए का। और जो ईस्ट वाला था वो यूएसएसआर का था। आ गया सोवियत यूनियन, है ना, ये वाला था। जो यूएस का ब्लॉक था ये तो था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और जो यूएसएसआर का ब्लॉक था वो था कम्युनिस्ट ब्लॉक। अच्छा, क्या है ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, क्या है क्या ये आखिरकार। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट है, जो यूएसए कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट मतलब ऐसी ऐसी जगह या ऐसी कंट्री जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो। आगे समझ में, मतलब गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट का रोल हो और प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल हो, वो होता है कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कि कम्युनिस्ट ब्लॉक सेम उल्टा, जहां पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा हो और प्राइवेट का रोल बहुत कम हो, वो होता है कम्युनिस्ट ब्लॉक। क्लियर हो गया क्या है कैपिटलिस्ट और क्या है कम्युनिस्ट। देन बोथ सुपर पावर्स, मतलब यूएसए और यूएसएसआर जो था, वांटेड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन टू जॉइन देयर ग्रुप्स। मतलब जो यूएसए और यूएसएसआर चाहते थे, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी, वो या तो यूएसए को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को ज्वाइन करे। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ना यूएस को ज्वाइन किया ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इंडिया ने बोला हम अपना खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं होना चाहते। क्या बोला, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। कैसे, नेम, कैसे रहेंगे, उन्होंने बोला कि हम नेम करेंगे, मतलब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम किसी में भी अलाइन नहीं होंगे, ना इस ब्लॉक में जाके जुड़ेंगे यूएस के, ना इस यूएसएसआर के ब्लॉक में जाके जुड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आ गया समझ में। मींस इंडिया चूज द पाथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट यही है कि ना हम ये वाले कैंप में जाना चाहते हैं ना उस वाले कैंप में जाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मेनली यही है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही थी कि नेम फॉरेन पॉलिसी यही है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम कोई भी ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं। आगे समझ में। नेम को कब फाउंड हुआ था, 1961 में नेम फाउंड हुआ था। ठीक है, प्रोटेक्ट सोवेनिटी एंड अवॉइड मिलिट्री अलायंसेस, मतलब खुद की सोवेनिटी बरकरार रखना है और खुद की मिलिट्री अलायंस रखना है, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना है, ना किसी के साथ जुड़ना है, खुद इंडिपेंडेंट रहना है। दैट इज योर नॉन अलाइनमेंट। आ गया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसमें नेहरू का क्या रोल था उस टाइम पे। नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी के क्या रोल था उस टाइम पे। नेहरू वाज आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कौन सी वाली, नेम की। नेहरू जी जो थे वो फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ऐसा, उनका मानना ये था कि पीस, उनका मानना था शांति लाना, जैसे कि एशियन अफ्रीकन यूनिटी एंड अवॉइडिंग पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स। उन्होंने बोला कि पावर पॉलिटिक्स मतलब जबरदस्ती किसी पे शासन करना, इससे बजाय आप शांति का मार्ग चुनो। आया समझ में। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। एंड हिज पॉलिसी रिफ्लेक्टेड फ्रीडम स्ट्रगल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस एंटी कॉलोनियलिज्म। उनकी पॉलिसी ने बहुत कंट्रीज को क्या बोलते, बहुत वैल्यूज दी, बहुत ऐसा उनको मानना रहा कि किसी को भी ऐसे बंदी बनाना बहुत गलत बात है, हर कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये नेहरू का ये रोल था इसमें। क्या था, एक तो नेम उनकी फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे और उनका बिलीव था पीस में। आगे समझो, उनका बिलीव था
पीस में, और वो चाहते थे कोई भी पावर पॉलिटिक्स ना हो, सब जगह शांति हो, है ना। एशियन अफ्रीकन यूनिटी, मतलब एशिया और अफ्रीका, यहां से यहां तक की पूरी यूनिटी बनी रहे। आगे समझ में, यहाँ है अफ्रीका, है ना, और यहाँ है एशिया, तो ये पूरी यूनिटी बने रहे, एशियन अफ्रीकन यूनिटी। आगे समझ में। और ये बोल मानते थे कि इंडिपेंडेंट रहे हर नेशन, कोई भी कॉलोनियलिज्म के अंडर में ना रहे, कोई भी बंदी ना बना रहे, सबको फ्रीडम मिले। ये थी नेहरू जी की पॉलिसी। ठीक है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, क्या है ये? इंडिया डिड नॉट ज्वाइन यूएस लेड अलायंस, मतलब इंडिया ने यूएस के जो अलायंसेस थे, जैसे कि नेटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो और सेंटो, कोई सी भी अलायंस ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने दोनों में से कोई ब्लॉक ही ज्वाइन नहीं किया था। तो जाहिर जाहिर सी बात है, वो कोई भी उनके जो अलायंस थे वो ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, जैसे कि नेटो, सियाटो और सेंटो, कोई भी यूएस के अलायंस ज्वाइन नहीं किए थे। सेम जो इंडिया ने यूएसएसआर का भी वॉर्सो पैक्ट को भी अवॉइड किया था। उन्होंने बोला जब हमने यूएस के ही अलायंस को नहीं ज्वाइन किया, तो हम यूएसएसआर की भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किए। तो इसकी वजह इंडिया ने क्या किया? एक्सेप्टेड एड फ्रॉम बोथ साइड्स एंड केप्ट डिसीजंस इंडिपेंडेंट। इंडिया ने दोनों साइड्स की हेल्प ली, मतलब इंडिया ने यूएस की भी हेल्प ली और यूएसएसआर की भी हेल्प ली, बट खुद के डिसीजंस इंडिपेंडेंट रहे, कि वो इंडिया खुद अपने डिसीजंस ले सके, बाहरी देश ना इंडिया के कोई डिसीजंस नहीं ले सके, बट उन्होंने हेल्प दोनों देशों की ली थी। आगे समझ में। क्रिटिक्स कॉल्ड इट मॉरलिस्टिक बट इट गेव इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या बोला? इंडिया बहुत मॉरलिस्टिक है, इंडिया के पास कोई मोरल्स नहीं है ना। बट इंडिया ने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल होगा। अगर हम एक दूसरे के अलायंस में किसी में हो जाएंगे ज्वाइन, तो इंडिया के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेने के लिए। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट, तो एफ्रो एशियन यूनिटी, अच्छा क्या है? इंडिया सपोर्टेड डीकोलोनाइजेशन एंड रेशियल इक्वलिटी ग्लोबली। इंडिया ने, ओहो ये क्या हो गया? हाँ, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एफ्रो एशियन यूनिटी को, सॉरी ये है एफ्रो एशियन यूनिटी, इंडिया ने क्या सपोर्ट किया? डीकोलोनाइजेशन। अच्छा, एक है डीकोलोनाइजेशन और है कॉलोनाइजेशन, क्या फर्क है दोनों में? डीकोलोनाइजेशन मतलब जो भी जैसे कि इंडिया कॉलोनाइज्ड था ब्रिटिशर्स के अंडर, तो ये है कॉलोनाइज्ड। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो क्या हुआ? इंडिया का डीकोलोनाइजेशन हो गया। तो इंडिया ने सपोर्ट किया कि कोई भी देश बंदी ना रहे, सब इंडिपेंडेंट रहे, सब देश इंडिपेंडेंट रहे और खुद के डिसीजंस खुद ले सके, तो यह है डीकोलोनाइजेशन, इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। और रेशियल इक्वलिटी ग्लोबली, रेशियल मतलब रंग रूप से, मतलब अगर कोई डार्क पीपल है उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, डार्क हो चाहे लाइट हो चाहे फेयर कलर हो उसका, आपको इसके साथ इक्वल रीड करना पड़ेगा आपको। और ये ग्लोबली, नॉट इन इंडिया बट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज को सपोर्ट किया इंडिया ने, है ना। बैंडन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1955 में। उसमें यूनाइटेड एशियन अफ्रीकन नेशंस, उसमें एशिया और अफ्रीका के सारे जो नेशंस थे उसको यूनाइट करने के लिए बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। ठीक है। तब वहां पर 1961 में तब हुआ था नैम का फॉर्मेशन, और इसको विद लीडर्स नेहरू इंडिया के। अच्छा, नैम जब फॉर्म हुआ 1961 में, तब उसके लीडर्स कौन कौन से थे? एक तो इंडिया से नेहरू जी थे, इजिप्ट से नसीर थे, टीटो कहाँ से? यूगोस्लेविया से टीटो थे। आगे समझ में। नैम कब फाउंड हुआ? 1961 में। ठीक है भाई। कौन कौन लीडर से? इंडिया से तो थे भाई नेहरू जी, ठीक है, इजिप्ट से थे नसीर, और यूगोस्लेविया से थे टीटो। आगे समझ में। बहुत इजी है, बैट से याद करेंगे अपन इसको। बैंडंग, एफ्रो एशियन, टीटो, नसीर, नेहरू। आगे समझ में। बहुत इजी सा है, कोई हार्ड नहीं है, लर्न कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया चाइना फ्रेंडशिप, सॉरी इंडिया और चाइना के फ्रेंडशिप देखते हैं अपन। अर्ली रिलेशन वर फ्रेंडली, जैसे कि इंडिया के पहले रिलेशन जो थे चाइना के साथ बहुत फ्रेंडली थे, तब हुआ था पंचशील एग्रीमेंट 1954 का साइन। स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है। अब ये जो स्लोगन क्या सिंबलाइज करता है? ब्रदरहुड, भाईचारा सिंबलाइज करता है ये स्लोगन। ठीक है। क्या जब
पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में, तब इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत फ्रेंडली थे। और तब इतने फ्रेंडली रिलेशन को देख के सब लोग क्या बोलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये स्लोगन लोग इसलिए बोलते थे ताकि इससे बहुत ब्रदरहुड शो होता था, बहुत भाईचारा दिखता था इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। तब ये तो बात है 1954 की। इसके बाद में हुआ 1962 का वॉर हो गया। क्या हो, किस चीज के हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। क्यों हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इंडिया चाइना वॉर हुआ था। एक तो क्या, अक्साई चीन जो लद्दाख में है, एंड NEFA नेफा जो अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, है ना। नेफा जो ये है, इसकी वजह से एक तो लद्दाख में है, कहां पर, ये अक्साई चीन एक ये एरिया है, और एक अरुणाचल प्रदेश में ये एरिया है नेफा। आएगा समझ में। ये इस चीज के लिए अब जो चाइना क्लेम करता है कि ये एरिया हमारा है और ये एरिया हमारा है, बट इंडिया बोलता है ये तो इंडिया का पार्ट है, आप कैसे इस चीज को क्लेम कर सकते हो। इस वजह से वॉर ब्रोक हो गया अक्टूबर 1962 में। इंडिया वॉज अनप्रिपेयर्ड एंड डिफीटेड। इंडिया उस टाइम पे प्रिपेयर ही नहीं था वॉर के लिए, पता ही नहीं था हमको, वॉर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एकदम से अटैक कर दिया। इंडिया प्रिपेयर नहीं था, इसलिए इंडिया हार गया ये वॉर। क्या आउटकम हुआ उसका, अक्साई चीन रिमेन्ड विद चाइना। अक्साई चीन जो है वो चाइना के साथ चला गया, बट अरुणाचल का जो एरिया है वो इंडिया में रह गया, है ना। अब इसके इम्पैक्ट क्या हुआ, नेहरू जी की जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और इंडिया बिगिन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इंडिया का जो मिलिट्री है वो मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आ गया समझ में। वापस से देखते हैं, पहले तो क्या हुआ था कि जब 1954 में क्या था, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, तब इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे थे, और तब लोग उसको स्लोगन वो देते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि एक तो ये लद्दाख वाला अक्साई चीन, और एक ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला नेफा एरिया जो था, यहाँ पे चाइना क्लेम करता था कि हमारा है, और इंडिया क्लेम करता था कि ये हमारा है, बोथ साइड्स, ठीक है। बट इस वजह से जो चाइना था उसने एकदम से क्या बोलते हैं, लड़ाई मतलब अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। कब, 1962 अक्टूबर में। बट इंडिया प्रिपेयर ही नहीं था वॉर के लिए, इंडिया को पता ही नहीं था। अब आप एकदम से किसी पर अटैक करो तो ऑब्वियस सी बात है आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए, इसलिए इंडिया डिफीटेड द वॉर, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या हुआ, इंडिया जब हार गया, इसका क्या आउटकम निकला, अक्साई चीन जो एरिया था ये पाकिस्तान के चाइना के पास चला गया, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो इंडिया के पास रह गया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो नेहरू जी की इमेज थी, क्यों, क्योंकि 1962 की लड़ाई थी, तब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी की इमेज बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। और फिर क्या हुआ, इंडिया बिगेन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इंडिया में मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन तब स्टार्ट हो गया। फिर आ गया समझ में, हो गया क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ तिब्बत इशू। तिब्बत का क्या इशू था, चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950। चाइना ने तिब्बत पे एनेक्स कर लिया, मतलब अपना जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया, है ना। चाइना ने तिब्बत पे 1950 में कब्जा कर लिया, है ना। तो दलाई लामा एंड थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजी फ्लैड टू इंडिया इन 1959। अब दलाई लामा वहां का लीडर, और बहुत सारे तिब्बतियन रिफ्यूजीज जो थे ना, शरणार्थी, इंडिया में आगे 1959 में भाग के। तो चाइना सस्पेक्टेड इंडिया फॉर इंटरफेयरिंग इन इट्स इंटरनल मैटर। तो क्या हुआ, चाइना को ये लगा कि भाई इंडिया चाइना के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी दे रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ये चाइना को लगा, ठीक है। नाउ ये तो बहुत इजी सा था, इसमें ज्यादा कोई पढ़ने की बात नहीं है, ठीक है। बस इतना सा था कि 1950 में चाइना ने क्या बोलते एनेक्स कर लिया तिब्बत को, ठीक है। फिर दलाई लामा और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज, वो इंडिया में आ गए 1959 में। तो चाइना को लगा कि इंडिया चाइना के अपने इंटरनल मामले बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, बहुत दखल अंदाजी दे रहा है, और ज्यादा हमारे बीच में रिलेशंस खराब हो गए चाइना और इंडिया के बीच में। फिर वॉर्स विद पाकिस्तान। अब देखते हैं, हमने देख लिया चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, अब देखते हैं अपन पाकिस्तान के साथ हमारे वॉर्स कैसे और रिलेशंस कैसे, फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है। नाउ एक हमारी लड़ाई हुई थी 1947 से 1948 में। क्यों, पाकिस्तान बैक ट्राइबल्स इन्वेड कश्मीर यूएन सीज फायर, ठीक है। क्या हुआ था, पाकिस्तान बैक ट्राइब्स इन्वेडेड,
ठीक है, कश्मीर यूएन सीज फायर। क्या हुआ था 1947 1948 में लड़ाई हुई थी, कश्मीर यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन ने कश्मीर में कश्मीर के इशू को लेके कश्मीर के इशू को लेके 1947 1948 में लड़ाई हुई थी, बट यूनाइटेड नेशन जो है यूएन ने सीज फायर करवा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस वजह से एलओसी का क्रिएट हुआ। इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, बीच में जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं एलओसी। आगे समझ में, एलओसी का क्रिएट हुआ। देन 1965 में एक और लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर, पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक हुआ, और इस अटैक को क्या बोलते हैं, गिब्रल्टार, ऑपरेशन गिब्रल्टार। ठीक है, फिर इस अटैक की वजह से ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ 1966 में, और इस ताशकंद अग्रीमेंट में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे साइन करने के लिए, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे समझ में। नाउ 1971 में एक और हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था कि बांग्लादेश को आप उसको आजादी दे दो। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो इंडिया डिसिसिव विक्ट्री इन 13 डेज। तो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया 13 दिन की लड़ाई के बाद इंडिया की जीत हो गई। तो ये हमारी कुछ लड़ाइयां थी। इस बुक के अकॉर्डिंग इतनी ही लड़ाई दे रखी है, बाकी उसके बाद बहुत हुई थी, लाइक 2000 में भी हुई थी, कारगिल वॉर हुआ था, बहुत हुई थी, बट इस बुक के अकॉर्डिंग इतनी ही लड़ाई हुई है। ठीक, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडली रिलेशन या फिर लड़ाइयों की एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बना दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1971 बांग्लादेश वॉर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बांग्लादेश का, यहाँ पे देखो बांग्लादेश लिबरेशन, तो अब पढ़ते हैं बांग्लादेश के वॉर के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया चाइना, पाकिस्तान, तिब्बत, इन पे अब पढ़ते हैं बांग्लादेश का। नाउ ईस्ट पाकिस्तान सफर्ड डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, एक बात सुनो, ये था इंडिया पहले। ठीक है, पहले अभी तो इंडिया ऐसा है, पहले ये भी था इंडिया का, पाकिस्तान भी ऐड था इंडिया में, और ये रहा बांग्लादेश, ये भी इंडिया में ही था। तो ये है अपना वेस्ट पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश आज का है वो था ईस्ट पाकिस्तान। आगे समझ में, क्या है, ये है इंडिया, ठीक है, और ये है अपना पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और ये है बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश। उस टाइम पर क्या था, ये था वेस्ट पाकिस्तान, है ना, ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मतलब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही पार्ट थे उस टाइम पर। तो क्या होता था, ईस्ट वेस्ट वाले पाकिस्तान के लोग ईस्ट वाले पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मारते थे, बहुत मतलब बहुत गलत तरीके से बिहेव करते थे उनके साथ में। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बहुत परेशान हो गए थे, इस चीज को सफर करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने डिसाइड किया हमको तो अब आजादी चाहिए, हम ऐसे घुट के नहीं रह सकते। तो क्या हुआ, रिफ्यूजी क्राइसिस फोर्स इंडिया टू एक्ट, फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाई हो गई स्टार्ट, और बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में भी आ गए थे उस टाइम पे। तो रिफ्यूजी क्राइसिस फोर्स इंडिया टू एक्ट, अब जो रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे तो वो चाहते थे कि वो रिएक्ट करे, हमारे लिए हेल्प करे, वो ऐसे चाहते थे। तो इंडिया ने क्या सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने बांग्लादेश का सपोर्ट किया। तो 1971 में इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई बांग्लादेश के लिए, इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। फिर 1971 में वॉर स्टार्ट हुई, और मात्र 13 दिन की लड़ाई में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश का बर्थ हुआ। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से वो बना बांग्लादेश, है ना। तो इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया, इस वजह से भी पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन खराब हुए थे। फिर साइन हुआ था, ये लड़ाई होने के बाद में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था। क्यों, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन था कि आप अब पीस से रहोगे। आ गया समझ में, ये था बांग्लादेश का वॉर। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी को देखते हैं। ठीक है, इंडिया ने ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया था, और जो एनपीटी जो आया था, ट्रीटी आई थी 1968 में, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको इंडिया ने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत ज्यादा भेदभाव है ये, इसलिए हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। एनपीटी
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 को जो आया था। इसका मतलब ये है जो भी कंट्रीज के पास में 1968 से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर पावर है, वो तो ठीक है, बट 1968 के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकता है। जिसके पास नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है। आ गया समझ में? ये हुई थी ट्रीटी, ठीक है। तो इंडिया ने बोला हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस चीज का साथ नहीं देंगे, हम हमारे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेंगे। बट इंडिया की एक पॉलिसी थी, नो फर्स्ट यूज, NFU, NFU मतलब नो फर्स्ट यूज की ट्रीटी इंडिया की थी, इंडिया की पॉलिसी थी, सॉरी, इंडिया की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज की, कि हम कभी भी फर्स्ट हमारी हम खुद से कभी भी यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का। अगर कोई करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज तो हम काउंटर के थ्रू, ठीक है, हम उसके अपन खुद को डिफेंड करने के लिए जरूर यूज करेंगे, बट खुद से आगे होके कभी भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया ने ये टीटी को साइन ना करके 1974 में पोखरण में क्या करा, न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करा सक्सेसफुली। फिर इंडिया ने भी बोला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, इंडिया ने भी टर्म्ड, और इंडिया ने बोला, इंडिया ने इसको क्या टर्म किया 1964 के पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, इसको बोला कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। फाइनली इंडिया ने भी 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर देखा ना, कंक्लूजन देखते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी बेस्ड बैलेंस इंडिपेंडेंस विद पीस। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये है कि पीस है, इंडिपेंडेंस के साथ में पीस को बैलेंस कर रखा है। लाइट एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी एंड नेम, एफ्रो एशियन की सॉलिडारिटी भी है और नेम भी है, मतलब किसी के साथ हम नहीं अलाइ होंगे, आगे समझ में। एंड फॉर्ट वॉर्स विद चाइना, पाकिस्तान और मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री। इंडिया ने क्या किया, जैसे कि चाइना के साथ वॉर करा, पाकिस्तान के साथ भी वॉर किया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब चाइना से हार गए तो इंडिया ने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर दिया। डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है इंडिया की, सेल्फ रिलायंस के लिए, खुद पर निर्भर होने के लिए इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे खुद की कैपेबिलिटी के लिए, ठीक है। कोर क्या है, इंडिपेंडेंट है इंडिया, सेल्फ लविंग है और स्ट्रॉन्ग इंडिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, पूरे एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत अच्छे क्लियर हुई है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।